मोस्ट इंपॉर्टेंट भाई, सिंपल पेंडुलम मोस्ट इंपॉर्टेंट इस चैप्टर का। मतलब इस चैप्टर के क्या पूरी फिजिक्स में तुम्हें सिंपल पेंडुलम का बहुत सारा केस दिखेगा और बहुत थोड़े दूर तक इस पे समय देंगे। देखो, इसका टाइम पीरियड 2 पाई अंडर रूट में एल बाई जी पढ़ के तो रखे हुए हैं, बट कभी इसका डेरिवेशन सीखे नहीं थे ना। अभी उसको सीखते हैं कि कैसे डेरिवेट होके उसका टाइम पीरियड आता है 2 पाई अंडर रूट में एल बाई जी। देखो, सिंपल पेंडुलम क्या है? एक थ्रेड ले लिया, थ्रेड कैसा है हमारा? मासलेस, या स्ट्रिंग बोलो। हिंज पॉइंट है ये, यहाँ पे कोई फ्रिक्शन नहीं है। एक बॉब है, एक मेटल का स्फीयर होता है जिसको नाम दिया जाता है क्या? बॉब। हाँ, बॉब द बिल्डर। बॉब, ये मेटल का है, ठीक है। काफी वेट होगा इसका। स्ट्रिंग काफी मतलब एकदम ही मासलेस है, उसके मास को हम लोग कंसीडर नहीं कर रहे हैं। रियल में ऐसा नहीं होगा, स्ट्रिंग का कुछ तो मास होगा, लेकिन हम लोग डेरिवेशन में उसको क्या कर रहे हैं? नेग्लेक्ट कर रहे हैं, सिर्फ इसका मास मान रहे हैं यहाँ पे। और ये जो बॉब भी है ये काफी डेंस होना चाहिए, पॉइंट मास होना चाहिए। अगर पॉइंट मास नहीं होगा, क्योंकि हम यहाँ से यहाँ तक की लेंथ को एल बोल देंगे, लेकिन अगर इसका साइज बहुत बड़ा होगा इस तरीके से, तो ये लेंथ एल थोड़ी ले पाऊंगा, तब तो मुझे यहाँ से लेंथ माननी पड़ेगी ना। इसलिए एक पॉइंट मास इसको कंसीडर में कर रहा हूँ, पॉइंट मास है। चलो, इसका मुझे क्या मेजर करना है? टाइम पीरियड देखना है। सबसे पहले देखते हैं होगा क्या। इस तरीके से यहाँ पे ये बॉब हमारा है। इसको मैंने क्या किया? अच्छा, ये कैसे पोजीशन, इसमें कौन कौन सी फोर्स लग रही है बॉब पे? इसका वेट एम जी, इसका मास एम बोल दिया। एक इसके ऊपर नॉर्मल नहीं भी टेंशन, स्ट्रिंग है, टेंशन लगेगा। स्ट्रिंग पे टेंशन लगती है, नॉर्मल नहीं लगती। यही दो फोर्स है। कोई इसके ऊपर टॉर्क है क्या? दोनों टॉर्क तो दोनों टॉर्क का जो लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स है वो तो पॉइंट ऑफ ऑसिलेशन से ही पास हो रहा है। नेट टॉर्क तो क्या है? जीरो। अच्छा, वहां पे इक्विलिब्रियम पोजीशन होती थी जहां नेट फोर्स जीरो होता है, यहाँ पे इक्विलिब्रियम पोजीशन है जहां पे नेट टॉर्क जीरो हो जाए, मतलब यही इक्विलिब्रियम पोजीशन है। यहाँ पे नेट टॉर्क जीरो है। मान लो मैंने इस स्ट्रिंग को थोड़ा सा डिस्प्लेस कर दिया थीटा एंगल पे। अभी देखो ऑब्जेक्ट पे कौन कौन सी फोर्स लग रही है। एमजी तो भाई ऐसे ही लगेगी, टेंशन किधर? इस तरफ। ये एंगल क्या हो जाएगा? थीटा बोल सकता हूँ। तो अभी ऑब्जेक्ट पे कोई टॉर्क, अभी कोई इस पॉइंट के अबाउट कोई टॉर्क लग रहा है? टेंशन का टॉर्क बोलो इस पॉइंट के अबाउट। टॉर्क पूछ रहा हूँ, टॉर्क। टॉर्क, टेंशन का टॉर्क पूछ रहा हूँ इस पॉइंट के अबाउट, हिंज पॉइंट के अबाउट। दिमाग लगा के बोलो भाई, जीरो होगा कि नहीं होगा? अरे टेंशन तो पॉइंट ऑफ रोटेशन से ही पास हो जा रही है, जिस पॉइंट के अबाउट रोटेशन हो रहा है, जिस एक्सिस के अबाउट रोटेशन हो रहा है, टेंशन का लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स तो वहीं से पास हो रहा है। ये थोड़ी रोटेट करा पाएगा, करा पाएगा? नहीं करा पाएगा। टेंशन का कोई इंटेंशन ही नहीं है कि रोटेशन कराए। टेंशन का कोई इंटेंशन नहीं भाई, टेंशन तो इस धागे को सिर्फ इधर ले जाना चाह रहा है, रोटेट थोड़ी कराना चाह रहा है। ठीक, देखो होगा क्या। अब देखो, टॉर्क निकालने के लिए क्या हमको पता था? आर इंटू एफ परपेंडिकुलर, या आर परपेंडिकुलर एफ, या आर एफ साइन थीटा। ठीक, तो दो तरीके से बता सकता हूँ, लेकिन यहाँ पे देखो, अगर मैं लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स को पीछे बढ़ा दूं, बढ़ा सकता हूँ। तो पॉइंट ऑफ रोटेशन से जो यहाँ की परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी, दैट वुड बी आर परपेंडिकुलर। अच्छा, स्ट्रिंग की लेंथ तो बता ही नहीं, एल बोल देता हूँ, तो ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? एल साइन थीटा हो जाएगी। हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? भाई ये एल है, ये है एंगल थीटा। दिस वुड बी एल cos थीटा, दिस वुड बी एल sin थीटा। तो टॉर्क अबाउट पॉइंट ओ, इसको पॉइंट ओ बोल दिया। टॉर्क अबाउट पॉइंट ओ विल बी व्हाट? एम जी एल sin थीटा, आर परपेंडिकुलर इनटू एफ लगा दिया मैंने। अब इतने दिन तक टॉर्क सीखे थे भाई, टॉर्क ही नहीं निकल रहा तुमसे। एम जी एल sin थीटा, ये आ गया टॉर्क। अच्छा, मैं निगेटिव साइन भी लगा सकता हूँ, रीस्टोरिंग टॉर्क है। क्यों? थोड़ा सोचो, थीटा किस तरफ बढ़ रहा है? इस तरफ बढ़ रहा है। इस रिस्टोरिंग टॉर्क का डायरेक्शन जरा मुझे कोई बताए, किस तरफ? देखो, कैसे निकालेंगे? आर क्रॉस एफ से निकालते हैं ना डायरेक्शन। ये आर तो यही है,
यही है आर। जिस पॉइंट पे फोर्स लग रही है, जिस पॉइंट के अबाउट, यही तो करते थे, जिस पॉइंट के अबाउट टॉर्क निकालना है वहां से एक वेक्टर ड्रॉ करते थे जिस पॉइंट पे फोर्स लग रही है। फोर्स लग रही है इस पॉइंट पे, इस पॉइंट के अबाउट टॉर्क चाहिए, तो आर वेक्टर इधर को चला जाएगा। आर से एफ की फिंगर्स को कर्ल करो, देखो क्लॉकवाइज टॉर्क है कि नहीं है? तो टॉर्क है क्लॉकवाइज, एंगल जा रहा है इस तरफ, दोनों अपोजिट अपोजिट है ना, जैसे जैसे थीटा इधर बढ़ रहा है तो टॉर्क की डायरेक्शन इस तरफ है, दोनों अपोज कर रहे हैं, या माइनस साइन लगा सकता हूँ, सिंपली ये बता रहा है कि रीस्टोरिंग टॉर्क है। कैसा टॉर्क है? रीस्टोरिंग। तो चलो ये तो आ गया भाई टॉर्क, लेकिन हमें तो क्या प्रूव करना था? टॉर्क शुड बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस थीटा, ये तो है ही नहीं है। तो ये सिंपल पेंडुलम कैसा मोशन करेगा? कैसा मोशन करेगा बताओ? ऑसिलेशन तो करेगा पर एसएचएम नहीं करेगा अभी। तो मुझे तो एसएचएम, हम लोग तो यही बात खत्म हो सकती है कि या तो मैं बोल दूं कि भैया ये सिंपल पेंडुलम जो है हर एक एंगल के लिए एसएचएम नहीं करता है, बात हो गई खत्म। लेकिन हम लोग एसएचएम कर रहे हैं तो इसको थोड़ा एसएचएम में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे। तो हमको पता है फॉर स्मॉल एंगल्स, छोटे एंगल के लिए, फॉर स्मॉल एंगल्स साइन थीटा को क्या लिख सकता हूं मैं? थीटा लिख सकता हूं। साइन थीटा की पूरी सीरीज कुछ इस तरीके से चलती है, थीटा माइनस थीटा क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल प्लस थीटा की पावर 5/5 फैक्टोरियल। इसको बोलते हैं मैक्लॉरिन सीरीज। तो कुछ को लेना देना नहीं तुमको। अगर थीटा छोटा होगा तो थीटा क्यूब तो और छोटा हो जाएगा, थीटा फाइव तो और छोटा हो जाएगा, तो आगे वाले टर्म को मैं क्या कर सकता हूँ? निगलेक्ट कर सकता हूँ ना। तो फॉर स्मॉल एंगल्स मैं साइन थीटा को थीटा लिख सकता हूँ। स्मॉल एंगल का क्या मतलब भाई? अरे बहुत छोटा है ऐसे नहीं होता भाई, फिजिक्स में ऐसे थोड़ी होगा कि बहुत छोटा, क्या तुम्हारे लिए छोटा होगा किसी के लिए बड़ा होगा? फिर किसी के लिए दो कमरे का घर छोटा है, किसी के लिए दो कमरे का घर बड़ा है। बताओ कितने डिग्री तक तुम कहोगे छोटा? मतलब 10 डिग्री तक, 10-12 डिग्री तक अगर तुम जा रहे हो तो साइन थीटा या अप्रोक्सीमेशन थीटा से तुम कर सकते हो, ठीक है। इधर इधर, हाँ। तो अगर मैं इस स्मॉल एंगल की बात करूं तो टॉर्क आ जाएगा हमारा -mg/L थीटा, ठीक है। ऐसा तो प्रूव करना था, ये सारी चीजें तो क्या है, कांस्टेंट है, तो इसको मैं के बोल सकता हूँ। अब देख रहे हो के क्या हो सकता है, के कुछ भी हो सकता है, mg/L भी हो सकता है, कुछ भी कांस्टेंट है। तो अब मतलब कि एक सिंपल पेंडुलम हमेशा एसएचएम करता है क्या? नहीं, कब करता है? फॉर स्मॉल एंगल, सिर्फ और सिर्फ स्मॉल एंगल्स के लिए। स्मॉल एंगल का मतलब 10-12-15 डिग्री तक चला सकते हो, हमारे सिलेबस में है ही स्मॉल एंगल, तो हमको इतना लोड भी नहीं लेना। लेकिन ये जब डेरिवेशन में बताना पड़ता है तो यहाँ पे पता होना चाहिए। तो छोटे एंगल के लिए ये जो सिंपल हार्मोनिक, ये सिंपल पेंडुलम है, ये एसएचएम परफॉर्म करेगा। उसके लिए टॉर्क हमने निकाल लिया, अभी क्या काम है मेरा? देखो अभी कुछ मत लिखो, पहले ध्यान से सुन लो। अभी मेरा दूसरा काम है ओमेगा निकाल लेना, ताकि मैं टाइम पीरियड तक पहुंच पाऊं। ओमेगा निकालने के लिए मुझे प्रूव करना पड़ेगा अल्फा शुड बी इक्वल टू -ओमेगा² थीटा। चलो कर लेंगे। टॉर्क को क्या लिख सकता हूं? आई अल्फा इज इक्वल टू -mg/L थीटा। लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता? अल्फा क्या हो जाएगा? -mg/L/I इंटू थीटा। चलो भाई मोमेंट ऑफ इनर्शिया जरा बता दो, क्या हो जाएगा? mr² हो जाएगा, और r क्या है? लेंथ ऑफ स्ट्रिंग। ml² हो जाएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया। बोलो पॉइंट मास किसी एक्सिस के अबाउट, किसी एक्सिस के अबाउट पॉइंट मास, अगर m मास का, m का पॉइंट मास r दूरी पे घूम रहा है तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr² होता है। हाँ, तो यहाँ पे r क्या है? ये लेंथ है स्ट्रिंग की, स्ट्रिंग की लेंथ है, तो ये क्या हो जाएगा? ml²। और यहाँ पे थीटा रहने दो, m से m कैंसिल आउट, l से l कैंसिल आउट, अल्फा आ गया -g/L इंटू थीटा। थोड़ा अच्छा दिखाई दे रहा है। अब देखो g/L को तुम स्क्वायर लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ नहीं लिख सकता भाई? इसी इक्वेशन से तो कंपेयर करना था। ओमेगा को क्या लिख सकता हूँ? √g/L। टाइम पीरियड क्या होता है? टाइम पीरियड होता है 2π/ओमेगा। टाइम पीरियड आ जाएगा 2πg/L, और ये क्या हो जाएगा? 2π अंडर रूट में L/g। यही फॉर्मूला तो रटा हुआ था हमको, ये फॉर्मूला निकल कैसे आता है? ठीक, ये तरीका है, फिर से समझा देता हूँ।
ये बॉब इस पहले यहाँ पे पड़ा था, तो इसके ऊपर नेट टॉर्क कितना था? 0। नेट टॉर्क 0 मतलब यही इक्विलिब्रियम पोजीशन है। टेंशन का टॉर्क भी 0, mg का टॉर्क भी 0। मैंने इसको हल्का सा डिस्प्लेस किया, छोटे किसी एंगल पे लेकर के गया थीटा पे। जब मैं इसको यहाँ पे लेके गया, mg इधर लगने लगा, टेंशन इधर लगने लगा। अब मैं देख रहा हूँ क्या इसके ऊपर कोई टॉर्क है क्या? तो मैं देख रहा हूँ भाई टेंशन का जो लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स है वो तो पॉइंट ऑफ ऑसिलेशन से ही पास हो रहा है, तो इसका टॉर्क तो क्या हो जाएगा? 0। mg का टॉर्क देखना है तो इसकी लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स को क्या कर दो? आगे बढ़ा दो। लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स को आगे बढ़ाया तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? L sin थीटा। L sin थीटा इंटू एम जी, यही आ गया रीस्टोरिंग टॉर्क। इतनी बात समझ आई? टॉर्क निकालना। अब टॉर्क ही नहीं निकालना आ रहा तो फिर दिक्कत में हो फिर। तो टॉर्क आ गया माइनस एम जी एल साइन थीटा। अब ये ऑसिलेशन तो करेगा बट एसएचएम नहीं करेगा। हम तो एसएचएम पढ़ रहे हैं, तो अभी तो इसको हम अपने सिलेबस में कन्वर्ट करने के लिए मैंने बोल दिया चलो भैया मान लिया कि ये बहुत बड़ा एंगल पे नहीं जा रहा है, ये स्मॉल एंगल हो रहा है। स्मॉल एंगल है तो मतलब साइन थीटा को मैं अप्रोक्सीमेट कर सकता हूँ थीटा के लिए। तो मेरा टॉर्क आ गया माइनस एम जी एल थीटा। तो ये मेरा इस फॉर्म में दिखने लगा मुझे। मुझे लगा कि हाँ भाई एंगुलर एसएचएम तो ये बनने वाला है। मैंने टॉर्क को लिख दिया आई इंटू अल्फा। फिक्स्ड एक्सिस रोटेशन में टॉर्क को यही लिखते हैं, आई इंटू अल्फा। आई क्या हो जाएगा? मोमेंट ऑफ इनर्शिया, पॉइंट मास इस एक्सिस के अबाउट जहां से एल दूरी पे इस तरीके से ऑसिलेट कर रहा है, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो आ जाएगा एम एल स्क्वायर। एम से एम कैंसिल हुआ, एल से एल कैंसिल हुआ, ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू आ गई जी बाई एल, ओमेगा की वैल्यू आ गई रूट में जी बाई एल, टाइम पीरियड 2 पाई अंडर रूट में एल बाई जी, जो तुमको पता ही था। इसको लिखो, डेरिवेशन करो इसका फटाफट से। चलो 2-4 मिनट लो, इसको कंप्लीट करो, बातें मत करना। आर परपेंडिकुलर इंटू एफ निकाला, चाहे तो तुम आर इंटू एफ परपेंडिकुलर भी निकाल सकते थे, तो भी सेम ही टॉर्क आता। कैसे इन करते? आर होता एल, एम जी का कंपोनेंट बना लेते, थीटा ये भी रहता, एम जी कॉस थीटा इधर, एम जी कॉस थीटा की वजह से तो कोई टॉर्क होता ही नहीं। टॉर्क किसकी वजह से होता? एम जी साइन थीटा की वजह से, तो एल इंटू एम जी साइन थीटा। अब डायरेक्शन भी साफ साफ समझ में आ रही है। चाहे तो आर इंटू एफ परपेंडिकुलर लिख लो, चाहे आर परपेंडिकुलर इंटू एफ। तुमको तो दोनों ही नहीं समझ में आ रहा, फिलहाल तो कॉपी कर लो बस। तो ये हमारा टाइम पीरियड आया 2 पाई अंडर रूट में एल बाई जी। हालांकि पहले भी पढ़ चुके हैं, फिर से भी बता देता हूँ कि ये जो टाइम पीरियड है किस पे इंडिपेंडेंट है? मास पे डिपेंड नहीं करता। किस पे नहीं डिपेंड करता? मास ऑफ बॉब पे डिपेंड नहीं करता। तो टाइम पीरियड इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास पे तो नहीं डिपेंड करता, बट उसकी शेप और साइज पे डिपेंड करेगा। उसको हमने पॉइंट मास मान करके रखा हुआ, उसको बड़ा अगर ऑब्जेक्ट मान लेंगे तो फिर मोमेंट ऑफ इनर्शिया चेंज हो जाएगा। तो शेप और साइज पे तो डिपेंड करेगा। टाइम पीरियड इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास ऑफ बॉब बट डिपेंड्स ऑन shape and size of bob। दूसरा पॉइंट, टाइम पीरियड जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट ओवर एल के, मतलब दो पेंडुलम है हमारे पास, दोनों के सेम ऑसिलेशन देकर के छोड़ दिया, मास भी सेम रखा हुआ, मास में हालांकि फर्क भी नहीं पड़ेगा। जिसकी लेंथ ज्यादा होगी उसका टाइम पीरियड क्या आएगा? ज्यादा। टाइम पीरियड ज्यादा मतलब वो पेंडुलम क्या रहेगा? स्लो। स्लो। टाइम पीरियड ज्यादा मतलब सेम काम करने में ज्यादा समय लग रहा है। ऐसा भी सोच सकते हो, टाइम पीरियड ज्यादा मतलब फ्रीक्वेंसी कम। तो स्लो हो गई ना भाई फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी मतलब नंबर ऑफ ऑसिलेशन पर सेकेंड। अगर फ्रीक्वेंसी कम है तो कम ऑसिलेशन पर सेकेंड, मतलब धीरे धीरे ऑसिलेट कर रहा है। टाइम पीरियड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रूट ओवर जी। डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है भाई ग्रेविटी से रिलेट करते हुए। एक तो कल वाले डीपीपी में किया था, कल वाले डीपीपी में किया था ना। डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है जी से रिलेट करते हुए, जैसे
बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। क्या बोल रखा है? ए क्लॉक बेस्ड ऑन सिंपल पेंडुलम इज टेकन फ्रॉम इक्वेटर ऑफ अर्थ टू पोल। चलो अब ये बताओ, इक्वेटर और मतलब एंगल के हिसाब से इक्वेटर और पोल पे जी का वेरिएशन किस तरीके से होता है? जी डैश इज इक्वल टू जी माइनस आर ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। थीटा कहां से मेजर कर रहे हैं? इक्वेटर से मेजर कर रहे हैं, वो भी इंपॉर्टेंट है ना। अगर मान लो तुम अपने फॉर्मूले में तो हम लोग रटे होंगे कॉस थीटा यहां से, उसने पोल से एंगल बता दिया, तो वहां पे 90 माइनस थीटा अपने फॉर्मूले में रख देना, साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। समझ में आई बात? या तो उसने अगर यहाँ से 60 डिग्री दे दिया तो आराम से इसको 30 मान लो और अपने cos थीटा वाले में लिख लो। समझ में आई बात? तो जी की जो मैक्सिमम वैल्यू होती है वो कहां पे आती है? पोल पे। पोल पे cos थीटा हो जाएगा 90 डिग्री, तो जी मैक्स हो जाएगी पोल पे और जिसकी वैल्यू होगी जी। मिनिमम कहां पे होती है? इक्वेटर पे, और उसकी वैल्यू होती है जी माइनस आर ओमेगा स्क्वायर। तो इस क्लॉक को लेकर के जा रहे हैं कहां से? इक्वेटर से लेकर के पोल पर। तो जब इक्वेटर से लेकर के पोल पर गए तो जी की वैल्यू क्या हो गई? बढ़ी। जब जी की वैल्यू बढ़ी तो टाइम पीरियड क्या हुआ? घट गया। टाइम पीरियड घट गया तो आंसर हो गया हमारा ये। कभी ये भी पूछ सकता है कि घड़ी फास्ट हुई कि स्लो हुई। टाइम पीरियड डिक्रीज हुआ तो घड़ी क्या हो गई? फास्ट। ये भी पूछ सकता है कि क्लॉक स्लो डाउन हो गई कि क्लॉक फास्ट हो गई, तो क्लॉक क्या हो गई? फास्ट। टाइम पीरियड घट गया, फ्रीक्वेंसी बढ़ गई। फ्रीक्वेंसी बढ़ गई मतलब नंबर ऑफ ऑसिलेशन पर सेकंड बढ़ गया, मतलब कि फास्ट हो गई घड़ी। समझ में आई बात? तो एकदम बेसिक क्वेश्चन, एकदम छोटा सा क्वेश्चन है, ग्रेविटेशन और सिंपल पेंडुलम को रिलेट करता हुआ। बैठो बैठो, गुड। लिखो इसको। चलो मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ नीचे। करो। इजी क्वेश्चन है, इजी है, बट इस टाइप के क्वेश्चन नीट के लिए अच्छे हैं। देखो क्या बोल रहा है, इधर देखो, अब इधर हो गया, ट्राई कर लिए। शुरुआत शुरुआत में टाइम पीरियड कितना रहा होगा? अब कोई बातें नहीं करेगा। 2 पाई अंडर रूट में एल बाई जी रहा होगा, यही रहा होगा। अब लेंथ को क्या, जी को तो कुछ चेंज किया नहीं, पिछले वाले क्वेश्चन में जी को चेंज किया था। अच्छा, कभी कभी जी और एल दोनों को चेंज कर देगा, बहुत ही कठिन क्वेश्चन बन जाएगा। मतलब कठिन का कैलकुलेशन ज्यादा पड़ी जाए, कठिन कठिन कुछ नहीं। इस बार क्या चेंज कर रहा है? एल को चेंज कर रहा है। एल को 21% से बढ़ा दिया। इसको लिखते कैसे? मान लो शुरुआत में लेंथ रहेगी एल, बाद में होगा एल डैश। एल डैश शुड बी एल प्लस 21/100 इंटू एल। ये लिखना आता है कि नहीं आता? जो लैंग्वेज में लिखा है उसको मैथमेटिकल उसमें लिखना आना चाहिए कि एल डैश हो गई एल ओरिजिनल लेंथ प्लस 21% किसका? ओरिजिनल लेंथ का। इसको सिंपली लिख दूंगा, ये आ जाएगा 0.21, तो 1.21 एल। यही हो गया एल डैश। तो नया वाला टाइम पीरियड कितना हो जाएगा? टी डैश हो जाएगा 2 पाई एल डैश बाई जी। यही होगा। इसको मैं क्या लिख दूंगा? इसको मैं लिख दूंगा 2 पाई एल डैश हो जाएगा 1.21 एल बाई जी। 1.21 का रूट ले लूंगा तो क्या आ जाएगा? 1.1। 1.1 का स्क्वायर हो जाएगा 1.21, तो 1.1 बाहर आ गया। 2 पाई एल बाई जी तो ऐसा का ऐसा ही रह गया। अरे 2 पाई एल बाई जी तो टी ही था। समझ में आ गया? टी डैश और टी के बीच में रिलेशन निकल के आ गया, बात खत्म हो गई। अब बोला है टाइम पीरियड, देखो टाइम पीरियड बढ़ गया ना, बाद वाला टाइम पीरियड बढ़ना ही चाहिए था। लेंथ बढ़ेगा तो टाइम पीरियड भी बढ़ेगा। अब हमको निकालना है फ्रैक्शनल चेंज, मतलब परसेंटेज चेंज। तो फाइनल
माइनस इनिशियल अपॉन इनिशियल इंटू 100। एक वहां पे तुमको सोचना चाहिए, आना चाहिए था, एक यहाँ पे आना चाहिए था कि परसेंटेज चेंज निकालते कैसे हैं। फाइनल टाइम पीरियड माइनस इनिशियल टाइम पीरियड डिवाइड में इनिशियल टाइम पीरियड इनटू 100, बस बात खत्म है। क्या आ गया तुम्हारा 1.1 t माइनस t अपॉन t इंटू 100, डेट वुड बी व्हाट 0.1 इंटू 100, मतलब कि 10%। समझ में आई बात? ठीक है, तो ये सिंपल सा क्वेश्चन है भाई, इस टाइप के क्वेश्चन आने चाहिए, समझाने के लिए उतना बड़ा किया है। था 2 लाइन का ही, यहाँ पे सिंपली ये लिखा 1.1 आया, सिर्फ चेंज निकाल दिया 10% का।